current electricity started with a very basic concept. What is the definition of current? What is resistance? Ohm's law. After the Ohm's law, we discuss the drift velocity. Am I right? Yes. After drift velocity, what do we discuss? हाँ? अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओम्स लॉ ये हो गया था. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेजिस्टर, ओके, रियोस्टेट, देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रियोस्टेट इन सीरीज, रियोस्टेट इन पैरेलल actually. Then in last lecture we discussed a very important term, that is the specific resistance, that is the sigma. Resistivity and conductivity, these two topics we discussed in last lecture. Am I right? Yes. Okay. After that, today we are going to discuss the variation of resistance with the temperature. ये टॉपिक 12th में अपने कोई काम का नहीं है. 12th में इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक नहीं है. बट ये टॉपिक जो है ना, एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस में एनसीईआरटी का सिलेबस तुम्हारा क्या बोलते उसको, रेफरेंस सिलेबस करके दिया है. तो एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th स्टैंडर्ड में, तो 12th स्टैंडर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता, फिर ये सारे पोर्शन है. उसका किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन नेटवर्क, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, ये सारा पोर्शन है. तो अपना 11 और 12 उनका 12 का एक ही चैप्टर है. जैसे अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में भी है. तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन 12th, ये दोनों उनको डायरेक्टली 12th में. समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो पोर्शन है ना वहां पे, तो ये पोर्शन एंट्रेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ पे जो दिया है ना, हम नॉर्मली फॉर्मूला डिराइव करते हैं. जैसे देखा होगा आपने, हम जितने भी कुछ चीजें फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डेफिनेशन, स्टेटमेंट और व्हाटएवर डाटा वी हैव गिवन. फाइनली वी गेट अ रिजल्ट. बट यहाँ पे वो पोर्शन ही स्किप है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है. सी द बुक पेज नंबर 214, दिख रहा है? डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला 11.35 है और 11.36 है. गेटिंग माय पॉइंट? दिख रहा है क्या? तो लाइन बाय लाइन उसको समझने की कोशिश करते हैं. टॉपिक समझाने से पहले एक जनरलाइज आइडिया देते हैं अपन. क्या होगा अगर कोई भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा? एक जनरल आइडिया अगर कंसीडर करते, समझ के चलो. ये कोई कंडक्टर है, ओके. यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमें जो करंट मिलता है ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मिलता है, ठीक है ना. अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, बराबर. इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो करंट राइट साइड में फ्लो होगा. दैट इज द करंट ऑलवेज फ्लो टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. सिंपल कॉन्सेप्ट है. अभी समझ के चलो ये रूम टेम्परेचर पे, समझ को आज का रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया. व्हाट हैपेंस? थर्मल एजिटेशन होगा ना. थर्मल एजिटेशन मींस ये वाइब्रेट होंगे. ये जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, अभी पी के साथ चल रहा है, ऐसा कुछ रहेंगे. अभी पहले नॉर्मल होते ना, स्ट्रेट चलते होते. अभी उनको एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिलेगा तो वाइब्रेट होंगे ना.
वाइब्रेट होंगे तो एक मेक के ऊपर कोलाइड होंगे, एक मेक के ऊपर कोलाइड होंगे तो इनका जो पाथ है वो रैंडम हो जाएगा। एक मेक के ऊपर कोलाइड होने के कारण उसमें और एनर्जी क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो स्टेडी नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या रहेगा? स्टेडी नहीं रहेगा। उसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी में अफेक्ट आएगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो एंट्रेंस में यही टॉपिक को लेके 3 ग्राफ है कि मटेरियल अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता, सेमीकंडक्टर है तो कैसे चेंज होता, इंसुलेटर है तो कैसे चेंज होता, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 ग्राफ रहेंगे, एक चौथा ग्राफ ऑड रहेगा, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। गेटिंग माय पॉइंट? Which one is the correct graph for semiconductor when the temperature is increases? तो उसमें कंफ्यूजन क्या होता है, रेजिस्टिविटी के लिए जो ग्राफ है उसके उल्टे ही कंडक्टिविटी के लिए। अभी तुमको आइडिया एकदम क्लियर कट होना, क्रिस्टल क्लियर कि कंडक्टिविटी के ग्राफ क्या है और रेजिस्टिविटी के ग्राफ क्या है, क्योंकि कंडक्टिविटी के ग्राफ से उल्टा है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आएगा? तो वहां पे बुक में तो दिया है, एक ही ग्राफ दिया है अपने को, कॉपर। कॉपर क्या है? कंडक्टर है, तो कंडक्टर का ग्राफ दिया अपने को, बाकी नहीं दिया। देखो see the book page number 214. Resistivity of material varies with the temperature. It is the property of material shown the variation of the resistivity of the copper as a function of temperature. It can be seen that the variation is linear over a certain range of temperature. Such a linear relation can be expressed as, तो वहां पे लिखा है सिग्मा रो इज इक्वल टू रो नॉट। अब मैं कल ही आपको पढ़ाया कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? सिग्मा किसके लिए? रेजिस्टिव के लिए रो। तो ये किसकी बात कर रहा है अभी भी? तो रो इज इक्वल टू रो नॉट, एंड ऑब्वियस है एक रूम टेम्परेचर और एक टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस, है ना ये फॉर्मूला। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? जेई मेंस के बाद कौन सा पेपर होता है ना? ऍडव्हान्स शिकवणारे माणसं नाही आहे नागपुराला, खूप कमी है। जेई क्वालिफाई होने के बाद एडवांस पढ़ाने के लिए जो है ना लोग, वो बहुत कम है। मैंने पिछले साल भी एडवांस का बैच नहीं ली क्योंकि बच्चे ही नहीं थे एडवांस के लिए, और जो भी थे वो ऑनलाइन थे, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। एडवांस की क्वेश्चन कैसे आती है ये बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, कोई मटेरियल है, ठीक है, इलास्टिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। इतना गड़बड़। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इलास्टिसिटी का स्पेशली यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट के कंसेप्ट के साथ थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन डिजाइन किया और वो आया एडवांस में अभी 2016-17 के बाद। ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा था। अभी पहले उसका ओवरऑल व्यू बता देता क्या है। अभी तुमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी चेंज होती, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी चेंज होती, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इलास्टिसिटी भी चेंज होती। एकाद कॉपर का है, कॉपर इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। एकाद कॉपर का वायर है, उसको वेट लगाया तो इलोंगेट होता। अगर कॉपर का वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसको इलोंगेट होने के लिए ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, है ना? ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो बोला ऐसा गया था न्यूमेरिकल में कि एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा, करंट जाने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा है,
वो वायर हैंग है मींस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का कंसेप्ट था, तो वो हैंगिंग रहता, ठीक है। तो फॉस्फो ब्रॉन्ज वायर की जगह कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर हैंगिंग है, तो हैंगिंग होने के कारण वो जो एपरेटस है ना, वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर वायर वाइंडिंग होता है, तो वायर वाइंडिंग होने की वजह से उसका वेट बढ़ जाता, तो वेट बढ़ने की वजह से वो इलोंगेट होता, तो ड्यू टू वेट वायर गेट इलोंगेटेड एंड ड्यू टू करंट टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। तो अभी उसका इलास्टिक कांस्टेंट क्या रहेगा, समझा? नहीं समझा ना? आधे लोगों को तो नहीं समझाऊंगा, आधे लोगों को जिनको समझाऊंगा ना, अभी मैं फिर से एक बार बताता कैसा है। ये यहाँ पे ऐसा रिजिड सपोर्ट है, समझ लो, यहाँ से ऐसा फॉस्फो ब्रॉन्ज वायर आता है, ठीक है, पर ये फॉस्फो ब्रॉन्ज वायर की जगह कॉपर वायर लिया, और यहाँ पे ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसा वायर माउंट होता है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ये ऐसा कोर होता है, इसके ऊपर ऐसा वाइंडिंग दिखाते हैं, इस तरीके से वाइंडिंग होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसा, और करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बाद में जान दो उसका छोड़ो। तो ये ऐसा हेवी है, ठीक है, अभी हेवी है ना, तो हो क्या रहा, ये वेट की वजह से ये इलोंगेट हो रहा, यानी यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आएगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लाइन टू देयर ओरिजिनल लेंथ, बराबर है। अभी वो होने के बाद इसका यहाँ से करंट जा रहा है ना, तो करंट जाने के वजह से हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो हीट यानी ये जो फिनोमिना उसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट हो रही, तो हीट जनरेट होने के कारण ये और यानी क्या बोलते हैं उसको इलोंगेट होने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगे ना, समझ के चलो 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होने के लिए 1 kg वेट लग रहा, अभी 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होने के लिए उसको 0.75 ही लगेगा, क्यों, हीट, समझा? वो कभी फैब्रिकेशन की दुकान में गए हो क्या, देखा है क्या काम करते समय उनको, क्या वो लोहार भट्टी का काम करता है उसको देखा है क्या, वो लोहा ठंडा रहता ना, तो उसको धार लगाना है या उसको कुछ चपटा करना है, तो उसके लिए बहुत ताकत लगती है, जो छनी हाथोड़े वगैरह आते ना, या कुराड पास सब्बल जगह आते ना, उनको धार नहीं रहती, या काम करके तो उनकी धार निकल जाती, तो उसको शार्प करने के लिए वो लोहार के पास लेके जाते, तो अगर लोहार को दिया तो वो ठोकता है उसको, तो उसको बहुत मेहनत लगता है, तो वो क्या करता है, कोयला जला के भट्टी जलाता है, वो भट्टी में वो पास मना कुदळ मना सब्बल मना पाउडर जे काही आहे त्याचे इक्विपमेंट वो डाल देता है उसमें, तो वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद उसको बाहर निकलता है, और उसको धीरे धीरे भी मारेगा ना तो प्रॉपर शेप आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी वो गर्म हो जाती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाती है उसके बीच में, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गए कि ड्यू टू टेम्परेचर वो थोड़ा ज्यादा फैलना चालू हो जाता, मेल्ट हुई ना, तो और ज्यादा टेम्परेचर तो मेल्ट होता, तो वैसे सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, करंट जा रहा है ना, तो हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ने की वजह से ये तो 1 kg के लिए 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होगा, तो वही 0.75 भी होगा तो भी 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होगा, या 1 kg लगा हुआ है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 सेंटीमीटर इलोंगेट होता था, तो 1 सेंटीमीटर की जगह 1.35 1.50 सेंटीमीटर 1.72 ऐसा कुछ भी इलोंगेट हो सकता है, क्यों, टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये और ये दोनों लगते हैं एक ही चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल के लिए, और वो दो सॉल्व लगा के उसका आंसर निकलना पड़ेगा, दैट इज द एडवांस। एडवांस में होता ऐसा है कि एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आते 1 2 या 3 टॉपिक मिला के, ऐसा मिला के तुम्हारे सामने परोसे जाते या हाँ, समझा? एडवांस सीईटी ना जेई मेन्स पर्यंत आपले बारे न्यारे होऊन जाते, तिथपर्यंत पोहोचत पर्यंत तर दिल्ली दूर है। अभी आया इसलिए बताया 2016-2017 का क्वेश्चन ही है ये टॉपिक पे, बात समझ में आएगा? तो अभी फिर से अपने टॉपिक पे आओ, तो ये फॉर्मूला तो तुम्हारा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस पी नॉट, तो यहाँ पे है ना एक जो है ये अल्फा, इसको बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, लिखाऊंगा
11.3 हो गया. Where T naught is the chosen to the reference temperature, rho naught is the resistivity of the chosen temperature. Means जो चूज किया हुआ टेम्परेचर तुम्हारा रूम टेम्परेचर जिसकी बात कर रहे हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल टी नॉट कैन बी 0 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो टी नॉट है ना, इकडे बाबे, ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है. ठीक है, तो तुम्हारा ये इसके लिए हो गया. फिर क्या बोल रहा हूं, here alpha is the temperature coefficient of resistivity. अंडरलाइन करें ओके, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी. ये कह दे बाबा, समझ रहे क्या बोल रहा मैं. देखो ये फॉर्मूला में दो चीजें हैं. एक चीज जब वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तब की बात कर रहा, और उसको कंपेयर कर रहा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब. तो उसने बोला जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का तो टाइम टेम्परेचर टी नॉट है, वो टाइम पे उसका रेजिस्टिविटी रो नॉट रहेगा. और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टिविटी भी चेंज होगा. तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आया, having a derivation but not given in your syllabus, also not given in CBSE, NCERT की बुक में भी नहीं है. for your kind information you can go through the book. 12th standard का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है. सातवां आठवां कॉन्सेप्ट है, चैप्टर स्टार्ट आर्टिकल है उसमें, वो नीचे नीचे दिया है उसमें. ओके, फिर उसके बाद देखो क्या बोला वो. फिर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी ये फॉर्मूला अपने को अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया रो माइनस रो नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट इंटू रो नॉट. फॉर्मूला नया नहीं है, इसी फॉर्मूले को है ना लिखा गया है. ये कर सकते क्या तुम कन्वर्ट इसको. मी काय म्हणतो कळतंय का. थोडासा हेवियर टॉपिक समजायला, आय नो दॅट, बट होप सो तुम्हाला कळत असेल मी काय बोलतो. ये जो फॉर्मूला है ना, रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, यही फॉर्मूला को अरेंज किया है. यानी ये फॉर्मूला अलग नहीं है, इसी को ऐसे लिखा गया. कर सकते क्या, कैसे करोगे. चलो ये होमवर्क पे देता है, घर पे जितना दिमाग लगाना है लगा लेना, और कॉपी में लिख के मेरे को दिखाना कल. और कौन दिखाता मैं खुद होके देखता. मी समजून जाईल ना कोणाला इंटरेस्ट आहे सब्जेक्ट मध्ये, कोणाला वाटतं अभ्यास करा, कोणाला वाटतं नाही. कंपल्सरी नाही आहे, जस्ट आय वॉन्ट दोज हू आर इंटरेस्टेड हैविंग कैलिबर दे कैन डू. मैं यही बोल रहा, ये फॉर्मूला अलग नहीं है, इसके बाद कोई डेरिवेशन नहीं है. ओनली टर्म ट्रांसफर की एक जगह से दूसरी जगह. एक हिंट भी दे देता, रो नॉट से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है पहले, और फिर उसके बाद टर्म कलेक्ट किया है. कम से कम इसको यहां तक लाने के लिए 4 स्टेप से ज्यादा नहीं, 4 से 5 बहुत हो गया, उसके ऊपर स्टेप्स नहीं लगती. इतना मैनिपुलेशन तुमको आता है क्या, दैट आई वांट टू सी. पिछले 4-5 महीने 4 महीने झाले से ना तुम्ही क्लास मध्ये, 4 महीने में कितना ग्रो हुआ है तुम्हारा सब्जेक्ट कैलकुलेशन एंड ऑल, वो पता चलेगा. गेटिंग माय पॉइंट. So for your kind information, this is not any new formula. This formula is derived from the above equation. That's it. And that above equation is not derived. That is directly given to your book. But for your kind information, this formula is not direct. Having a derivation and having a long derivation after that. Is that clear? ये भी बोल देता 12th स्टैंडर्ड के लिए ये कोई भी काम का नहीं है. जो लोग those who are planning for JEE NEET or any competitive exam, for these people this formula is very very important. This formula is related to the advanced portion also, because this portion is directly connected to the elastic constant.
Getting my point? Is that clear? Okay. Then in last lecture we already derived one formula, that is the resistivity is equal to rho L by 8. Am I right? Yes. Girls, pay attention here. Stop all the activity. Therefore rho is equal to RA upon L है. तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, ये जो फॉर्मूला है ना, तो रो नॉट के लिए भी फॉर्मूला बनेगा, बराबर है. तो यही फॉर्मूला रो की जगह उन्होंने पुट किया RA अपॉन L. रो की जगह पुट किया and then again new formula is derived and that formula is R minus R naught, R minus R naught, then R naught T minus T naught. दिसत आहे का? ये फिर से एक फॉर्मूला है. जो ये फॉर्मूला लिखने के बाद तुम जब ये वैल्यू पुट करोगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, R naught area of conductor is not going to change. What's wrong with you? लक्ष देने इकडे. समझ लगा? ये जो रो है ना, रो की जगह RA अपॉन L और रो नॉट की जगह R नॉट A अपॉन L, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है. पुट करने के बाद A and L कैंसिल हो जाएगा and after 2 or 3 step you get this formula. Means for thermal resistivity you have 3 formula. Okay, this is the first one, this is the second one and this is the third one. अभी यहाँ क्या एक चौथा क्वेश्चन तैयार होता है नीट के लिए. 3 फॉर्मूले दिए रहेंगे, एक गलत फॉर्मूला दिया रहेगा जो बिल्कुल इसके जैसे दिखेगा, बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा. वो बोलेगा इनकरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, तो 100 में से 70 लोग ये वाला लिखेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. तो 70 लोग है ना ये वाला लिखेंगे कि ये गलत है करके. बट यही सही फॉर्मूला और यही ओरिजिनल फॉर्मूला है जिससे ये फॉर्मूला डिराइव है. यही लेवल होता है नीट का, जहां पे स्टेट खत्म होता है ना, तो जहां पे एनसीईआरटी खत्म होता है, बस उसके सामने के 2 स्टेप्स होता है नीट और जेई. बस जिसको ये बात समझ गई उसने पेपर क्रैक कर लिया. और तीसरी बात है उसमें टाइम मैनेजमेंट. तुम्हारा क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व होना ही चाहिए. और चौथी बात उसमें समझना ये है, फॉर एन एवरेज पीपल और एवरेज स्टूडेंट हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना. क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के लिए टाइम देना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है. कोई क्रिकेट खेलता है क्या यहाँ पे, यानी क्लब वब खेला है क्या, कोई क्लब वब जाता था कोई? तो अगर जो लोग क्लब में जाते होंगे ना और क्रिकेट बैटिंग की प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो उसका कोच बोलता है एक बात बराबर, जब भी तुम खेलने जाते हो ना तो फ्रंट फुट निकाल के कौन सा बॉल प्ले के लिए जाना और कौन सा रिलीज करना है ना, ये समझो पहले. अपना हाइट क्या है, बैट का स्ट्रेंथ क्या है, बॉलर का स्ट्रेंथ क्या है, बॉल कहाँ पिच किया, कौन सा बॉल प्ले करना है, कौन सा रिलीज करना है. सेम चीज है ना, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन बहुत कोरिलेट होते हैं. तो दोनों में बैलेंस समझ लेना. उनका लाइफ है ना, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का बहुत बैलेंस होता है. जेईई नीट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, स्पेशली फिजिक्स का. नीट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है बायो का, क्योंकि तुम्हारा नीट का रिजल्ट बायो के ऊपर ही डिपेंड है. 360 मार्क्स में से 340 350 मार्क लाना बायो में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना थ्योरी जितना वीडियो देखोगे उतना तुम्हारा बायो स्ट्रांग होगा. ये मैं की देता तुमको, जिसके लिए लोग मेरे को 4000 देते. उसमें से एक बात ये है, 350 360 मार्क में से 320 के ऊपर मार्क लाना बायो के लिए इन एन एवरेज स्टूडेंट जिसका 10th में रिजल्ट 60 और 70 के बीच में, उसको 320 के ऊपर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है. अगर तुम थ्योरी पढ़ने के आदी हो, तुम रट सकते हो, चीजें ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि वहां पे इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है. जो पढ़ोगे जो दिखेगा वही ध्यान रखना है. और वो तभी होगा जब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में आपका कमांड है, प्रॉम्प्ट है इंग्लिश, तो क्या क्वेश्चन बोला है वो समझ रहा है, ये बात अगर है तुम्हारे अंदर, और दूसरा तुमने जितना पढ़ा उसके ऊपर तुम्हारा नीट. केमिस्ट्री का ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स कम रहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक निकाल के तुम मैक्सिमम 45 में से 30-32 क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं केमिस्ट्री के.
फिजिक्स के तुम 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो। इवन फैकल्टी कैन डू दैट। 50 में से 50 क्वेश्चन ड्यूरेबल टाइम में सॉल्व करना, गिवन टाइम में सॉल्व करना इज नॉट अ जोक। इवन फैकल्टी कैन डू दैट, फ्रैंकली से उसको करने के लिए टाइम लगेगा। तो उसमें से कौन से क्वेश्चन करना कौन से नहीं करना ये डिपेंड ऑन यू, वो समझना चाहिए। और उसके लिए लगता है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। डेली यू हैव टू डू 40 to 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मिला के डेली, तभी वो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। सोचो, ठीक है। तो ये इतना भाषण इसके ऊपर देने के पीछे रीजन यही था कि ये टॉपिक एंट्रेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट्स 12th के स्टेट बोर्ड के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज पॉइंट ऑफ इट इज गुड। सीटी के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हिच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, बस दैट्स नॉट मोर देन। कैलकुलेशन भी अभी तक आया नहीं है इसके ऊपर, समझा क्या बोला मैं? गेटिंग माय पॉइंट? समझा? तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है। फिर उसको ही उन्होंने जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला, इसको इन टर्म्स ऑफ आर भी लिखा है। नहीं, ये फॉर्मूला ऐसा होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ए आवाज नो करे, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखा है। इज दैट ओके? ओके। देन उसके ऊपर 11.7 एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद और एक टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ मींस क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव। अभी इसके ऊपर 1 घंटा भी बात किया तो कम है, इतना बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। होगा क्या, नॉर्मली जब तुम बैटरी निकालोगे ना तो पोटेंशियल और ईएमएफ ई, तो अभी तक तुम 10th स्टैंडर्ड में ना, थोड़ा पेशेंस रखो, डोंट लूज योर पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन। No one is going to explain in such a manner that you can easily understood the topic. This is not easy portion, ना? बड़ा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड तक कैसा था, तुम यहाँ पे जब भी बैटरी निकालते थे ना उसके नीचे ये लिखते थे, am I right? अभी क्या होगा, जब भी तुम बैटरी निकालोगे ना तो उसके नीचे V भी लिखा रहेगा, E भी लिखा रहेगा। 12th स्टैंडर्ड में E भी दिखेगा। तो E मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं है, इट इज नथिंग बट द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अभी ये क्या भला है ये समझ लो पहले, बहुत ट्रिकी पोर्शन है। ईएमएफ कन्वर्ट टू वोल्ट, क्या बोला मैं? ईएमएफ कन्वर्ट टू, अभी समझ कर चलो, ये जो क्लासरूम है ना ये बैटरी है, और तुम बैटरी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। और वो जो दरवाजा है ना वो वहां से तुम रिलीज हो रहे हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अभी वो दरवाजा बहुत बड़ा है, मैंने बोला भागो, सब निकलेंगे, बहुत जगह है। एट अ टाइम वो दरवाजे से 8-10 जन निकल सकते हैं, बराबर है। मैंने क्या किया, आधा पार्टीशन कर दिया। अभी आधे लोग जाएंगे, एट अ टाइम 8-10 जा रहे थे तो 3-4 लोग जाएंगे। मैंने वो आधे से ज्यादा पार्टीशन कर लिया, तो ऑब्वियस है वहां से एक ही जन जाएगा, है ना। तो जाना कौन डिसाइड किया? आउटलेट ना वहां का, वो डिसाइड किया कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझता है क्या मतलब? अभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर तो कोई होगा ना, वो बोलेगा अबे जाना, ऑन होगी बटन, कोई तो बोलेगा ना ऑन हो गया रे निकल अभी तू यहां से, बराबर है। अभी और थोड़ा सोचने वाली बात है, सेल होता है ना, सेल घड़ी के अंदर का, अरे क्या घड़ी होंगी आहे ना, असं आहे का कोणाच्या घडी नाही? आम्ही अजून सूर्याच्या चंद्राचा कोण टाइम सांगतो नहीं ना। अभी सेल के अंदर भी चार्ज है ना, तो बराबर घड़ी जब चलती है ना तो एक कंटिन्यू फ्लो में सप्लाई प्रोवाइड करता है, और सेल जब डिस्चार्ज होता है ना तो एकाएक ही बंद हो जाता है। नहीं समझा क्या बोला? अभी ऐसा है कि उसके पास जब नया नया सेल है, नया नया घड़ी में डाला
तो एकदम 1 आवर 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट में ना होते हुए 40 मिनट 50 मिनट में हो गया खत्म, ऐसा होता है क्या? नाही, माझं बहुत एनर्जी आता तो मी दिन को फिरायला लागेल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तुम पहले दिन सेल लगाओ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पहले 8 10 15 दिन, जब तक सेल खत्म नहीं होता, खत्म होने के दिन के पहले दिन तक उसका जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है, कंटिन्यू होता है, स्टेडी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डीसी सोर्स। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डीसी सोर्स। तुम्हारा बैटरी, सेल, दे आर द डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट। समझता है क्या काम का? तो ऐसा तो नहीं कि सेल डाल दिया और सेल डालते बराबर उसमें से एकदम से अभी नया नया सेल है तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसको दे रहा है, फिर जैसा 10-15 दिन पुराना हो जाएगा तो कम देगा, ऐसा कुछ है क्या? आइडिया इज नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी होता क्या है, जैसा उसका फ्लो है वो स्टेडी रहता है। जब की ऑफ है तो ये वोल्टेज नहीं है, यह ईएमएफ, और जैसा की ऑन हो गया तो ईएमएफ कन्वर्ट टू वोल्टेज, क्योंकि यहां से चार्ज जाएगा, यहां से करंट मिलेगा, मटेरियल का जो कुछ रेजिस्टिविटी होगा उसके रेजिस्टेंस आएगा, तो V इज नथिंग बट द IR, E इज नॉट इक्वल टू IR। E IR तभी होगा जब ये पूरा इसको दे देगा। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स जो बैटरी के अंदर होता है। समझ में? V is nothing but the IR. V is nothing but the IR and EMF is nothing but the electromotive force जो बैटरी के अंदर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी उसमें और एक चीज ऐड कर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बेंच गणेश, इकडे लक्ष दे मा, झालं चतुर्थी झाली। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये टॉपिक 12 स्टैंडर्ड में पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? V इज इक्वल टू IR लिखते हैं अपन, फॉर्मूला कैसे लर्न करना ये भी बता। तुमच्या एक तर भाजीपाला तर आणत असेल ना, हप्त्याचा, महिन्याचा नाही तर हप्त्याचा, किराणा महिन्याचा, ठीक है? तो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने लेके आया सब्जी वाला, ठीक है, जो भी है, तो तुम जहाँ पे प्याज है उसमें प्याज ही रखते, आलू डालती क्या उसमें? जहाँ पे टमाटर है वहां पे प्याज डालती क्या? आलू डालती क्या? नहीं। फ्रिज में भी बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते ना, जहाँ पे जो चीज है उसको वही डालते। किराणा आणला तर शेंगदाण्याच्या डब्यात साबुदाणा टाकता का तुम्ही? उसळ असतं बनवायचं नहीं ना, क्या करते तुम? जहाँ का चीज वही डालते। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली रेजिस्टेंस के साथ ही ऐड होगा, वो दूसरे चीज के साथ नहीं ऐड होगा, क्योंकि उसका बेसिक क्वालिटी है। समझता है का? चांगलं रहे बापू, तू तर असेल पण मान सरळ नाही राहणार, म्हणजे असं थोडा वेळ झाला का काटे रुकते का बसने? ऑब्वियस है, 45 मिनट तुम्हें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। तो रेजिस्टेंस किसके साथ ऐड होगा? रेजिस्टेंस का। तो V इज इक्वल टू I R प्लस R हो गया। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R प्लस R। ये तिरपा कौन लूंगा? V is equal to I R plus R, तो V upon I is equal to R plus R, तो V upon I minus R is equal to R, that is R is equal to V upon I minus R। ये फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का कंसेप्ट मैंने जस्ट थोड़े मिनट पहले बताया, 2-4 मिनट पहले मैंने क्या बोला? तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स हो और ये बैटरी है और यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बोर बहुत बड़ा है तो बहुत सारे जाएंगे, आधा क्लोज किया तो आधे जाएंगे, आधे से आधा क्लोज कर दिया तो 1-2 ही जाएगा, बराबर है ना? तो इसका मीनिंग क्या है?
वो जो वॉल वहां पे जो पार्टीशन बन रहा है वो रोक रहा है, दैट इज अ रेजिस्टेंस। तो रहता बैटरी के अंदर, हर एक बैटरी के अंदर उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, वो अलाउ करेगा तुमको कितना जाना और कितना नहीं जाना है। समझ में आया क्या? तो उसको रिप्रेजेंट करना है तुमको, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते ना ये भी बताता। जैसे बैटरी है, ठीक है, या सेल है, तो इसके अंदर रहता ना वो, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे दिखाएंगे, फिर ऐसा ऐसा नहीं दिखाते। इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है तो ये बैटरी, छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन, उसके बाद स्मॉल आर, और इसको इस तरह से दिखाते हैं। उसका मीनिंग होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो कि बैटरी के अंदर है। समझा क्या? 12th स्टैंडर्ड में न्यूमेरिकल में ये आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा। अभी बता रहा, जो 12th में काम करना मैं अभी से बताता, उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो। गेटिंग माय पॉइंट? ये अभी कैसे इजी था ना समझने के लिए, और ये सारा लेवल समझता है क्या? स्टेट, सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेडब्ल्यू नीट का वेरी कैसे होता है? सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर, वेरिएशंस। समझ ना? तो प्रोग्राम सिर्फ लगना है ना, डिपेंड करते ना प्रोग्रामर। जब मैं छोटा था ना तो घर में कार्ड्स आते थे ना, कार्ड्स आते थे, तो कौन से शादी में जाना कौन सी शादी में नहीं जाना ये मैं कार्ड देख के डिसाइड करता था। कार्ड चांगला है। समझ में आएगा? मैथ अच्छा लगी जाती है, समझ में आएगा? ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। एक बात और है, पेज नंबर 216 देखो थोड़ा, एक मिनट। सर फिजिक्स का क्लास तुम बोर होते का? मैडम ने गाल होगा? सेल इन अ सीरीज दिखा क्या? अभी एक बात थोड़ा इधर ध्यान दो, अभी कल परसों की बात है, कविता अभी एक दो दिन पहले अपन ने एक बात पढ़े थे, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाया, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कम होता है? वैसे अपने को समझ को लो 50 वोल्ट के बैटरी का जरूरत है, अपने पास नहीं है। हाँ झालं, या संडेल फिजिक्सचा क्लास घ्यायचा आहे कारण मी सुट्टी घेतली होती। ओके, हाँ लक्ष्य द्या। तो रेजिस्टेंस अपने को बड़ा रहना था तो अपन ऐड किया, कम करना है तो पैरेलल में लगाया। सेम चीज बैटरी को है, 50 वोल्ट की बैटरी होना नहीं है, 30 वोल्ट की एक लो, 20 वोल्ट की एक लो, लगा दो सीरीज में, बढ़ गई। 10 वोल्ट की होना, लगा दो पैरेलल में, 30 वोल्ट की और 20 वोल्ट की होगी 10 वोल्ट। समझ में आया क्या? तो बैटरी बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है। सेल एंड बैटरी में कंफ्यूजन नहीं रखना। सेल इज अ इंडिविजुअल 2 लाइन्स ओनली, एक बड़ी एक छोटी, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर लाइन इन अ सीरीज और पैरेलल। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो देख लेना यहाँ पे चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट होता है। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू टेक अ नेक्स्ट टॉपिक। उद्या तक शुक्रवार